हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने वाले हैं। अगर आप सर्किट की प्रॉब्लम्स करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आप चाहते हैं कि सर्किट की प्रॉब्लम्स आपसे हों, तो आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। दीज आर केसीएल एंड केवीएल। किरचॉफ के करंट के नियम को समझना पड़ेगा और किरचॉफ के वोल्टेज के नियम को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग केसीएल और केवीएल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के लेक्चर की सारी चीज़ें पूरे चैप्टर में बार बार यूज होती रहेंगी। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और बहुत अच्छे से आज इस लेक्चर को हम लोग कवर करते हैं। ठीक, स्टार्ट करें। कोई भी डाउट हो ना तो आपके नीचे आपका कमेंट बॉक्स इंतजार कर रहा है, आप वहाँ पे अपने डाउट को पुट करिए, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो हेडिंग इज केसीएल एंड केवीएल। तो सबसे पहले हम लोग केसीएल हेडिंग डाल देते हैं। केसीएल का फुल फॉर्म क्या है? किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है भाई, किरचॉफ्स करंट लॉ। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि ये भाई लॉ किस चीज पर बेस्ड है? तो किरचॉफ का जो करंट का नियम है वो बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है वो अभी हम समझेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये कहता है कि भाई चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं किए जा सकते और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किए जा सकते, चार्ज हमेशा कंजर्व है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने Q1 चार्ज इंसर्ट कर दिया, ठीक है, और Q2 चार्ज यहाँ से निकला और Q3 चार्ज यहाँ से निकल गया। ठीक है, मतलब हमारे Q1 चार्ज इंसर्ट करने के बाद दो रास्तों से, एक रास्ते से Q2 और एक रास्ते से Q3 निकला है। तो कहीं ना कहीं हमने जो चार्ज यहाँ पे पुट किया है ये वही बाहर निकला होगा, क्योंकि चार्ज तो क्रिएट नहीं किया सकता। ठीक है, सो यहाँ पे जो टोटल चार्ज हमने पुट किया दैट इज Q1 और बाहर निकलने वाले क्या है? Q2 प्लस Q3। सो यहाँ पे Q1 विल बी इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। अब किरचॉफ का करंट का नियम क्या है वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ना तीन रेजिस्टेंस है इस तरीके से, बोल देते हैं R1, R2 और R3। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए I1 करंट हमने सेंड कर दिया, मतलब I1 करंट भेज दिया, और यहाँ से I2 करंट निकला और यहाँ से I3 करंट निकला। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना ये बेसिकली तीन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। जंक्शन पॉइंट, जंक्शन पॉइंट क्या होता है वो समझ लो। The point from where at least three ways are leaving। ठीक है, जहां से तीन रास्ते निकल रहे हैं उसको हम, जिस पॉइंट से तीन रास्ते निकल रहे हो, एटलीस्ट थ्री वेज, ठीक, ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? जंक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे जंक्शन पॉइंट पर जो इनकमिंग करंट है दैट इज I1, है ना, आउटगोइंग करंट इज I2 एंड I3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन पॉइंट कितना हो गया? दैट इज इक्वल्स टू I1। ठीक है, टोटल आउटगोइंग करंट पूछ लिया जाए यहाँ पर, टोटल आउटगोइंग करंट एट जंक्शन पॉइंट दैट शुड बी इक्वल्स टू I2 प्लस I3, क्योंकि बाहर जाने के लिए तो दो करंट है, I2 और I3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जितना करंट इनकमिंग होना चाहिए उतना ही आउटगोइंग होना चाहिए, ये केसीएल है। ठीक है, ये केसीएल कहता है। तो केसीएल के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या बोलेंगे हम? टोटल इनकमिंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट एट जंक्शन पॉइंट is equals to total outgoing current from junction। ठीक है, ये केसीएल का। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया है वहां पे हमारा I1 किसके बराबर होना चाहिए? I2 प्लस I3 के
बराबर होना चाहिए। ठीक, अब ये जो प्रिंसिपल है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। बहुत बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी जिसको नहीं समझ में आया वो समझे ध्यान से। बेसिकली देखिए करंट होता क्या है, करंट की अगर हम बात करें तो क्या है, चार्ज फ्लो पर सेकेंड, है ना, पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अगर यहाँ पे I1 करंट आया इस पॉइंट पे, ठीक है, इसका मतलब 1 सेकंड में यहाँ पे I1 चार्ज आया होगा, क्लियर। और यहाँ से I2 निकला, इसका मतलब 1 सेकंड में यहाँ से I2 चार्ज निकला होगा, 1 सेकंड में यहाँ से I3 चार्ज निकला होगा। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि जितना चार्ज आ रहा है 1 सेकंड के अंदर, उतने 1 सेकंड में बाहर भी चला जाना चाहिए। अगर मतलब उतना ही 1 सेकंड में बाहर भी जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर कोई चीज आ रही है और यहीं से बाहर जा रही है, ठीक है, तो ये कहाँ से, मतलब ये वाली जो चीज बाहर जा रही है क्यों जा रही है ये, क्योंकि यहाँ से उतना ही चीज आ रहा है, ठीक है। तो जो बाहर जाने वाला चीज है, टोटल बाहर जाने वाला चीज, वो किसके बराबर होना चाहिए, टोटल अंदर आने वाले के बराबर होना चाहिए। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे 1 सेकंड में अगर I1 चार्ज आया और यहाँ पे 1 सेकंड में I2 चार्ज आया, यहाँ पे 1 सेकंड में I3 चार्ज आया, तो जितना आ रहा है उतना जाना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने KCL को डिफाइन कर दिया। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जैसे मान लो 4 रेजिस्टेंस ले लेते, यहाँ से I1 करंट आया, यहाँ से I2 करंट आया, यहाँ से I3 चला गया, यहाँ से I4 चला। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 इनकमिंग करंट है जंक्शन पॉइंट पर, और आउटगोइंग करंट क्या होना है, I3 प्लस I4, तो ये आउटगोइंग करंट फ्रॉम जंक्शन। क्लियर पॉइंट, बहुत सिंपल सा पॉइंट। अच्छा, एक और तरीके से KCL को हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग करंट की बात की जाए, इनकमिंग करंट की बात ही ना हो। जैसे फिर से हम लोग 3 रेजिस्टेंस वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ से I1 करंट निकल गया, यहाँ से I2 करंट निकल गया, और यहाँ से I3 करंट निकल गया। मतलब यहाँ पे इनकमिंग करंट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ आउटगोइंग करंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू KCL, पहले ध्यान से सुन लेंगे फिर इसको लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू KCL हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कैसे। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं यहाँ पे हुआ क्या, सम ऑफ टोटल करंट लीविंग फ्रॉम जंक्शन पॉइंट in each direction will be equals to 0, क्लियर है पॉइंट। मतलब सिग्मा आई जो होगा वो 0 होगा। सिग्मा आई बोलने का मतलब क्या, टोटल करंट। अच्छा, ऐसा नहीं है, ध्यान देंगे, ऐसा नहीं बोला मैंने कि जैसे यहाँ पे तो I1 आ रहा है और यहाँ से I2 जा रहा है और यहाँ से I3 जा रहा है, तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि जाने वाले का सम 0 होगा तो I2 प्लस I3 0 होगा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला, समझ गए। पहला पॉइंट ये है कि जंक्शन से प्रत्येक डायरेक्शन में करंट जाना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो उन सभी करंट का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है मेरा पॉइंट, क्या बोल रहा हूँ। तो बातें अगर समझ में आ रही है ना तो इनको लिखना स्टार्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो इसको लिख दीजिएगा, ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं फिर। मजा आ रहा है ना तुम लोग को पढ़ने में, कोई डाउट हो तो पूछ लेंगे, लॉकडाउन से रिलेटेड भी डाउट हो वो भी पूछ लेंगे, ठीक है। चलो, अब ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस का एग्जांपल ले लूँ, R1, R2, R3 एंड R4। यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ से I1 करंट निकला, यहाँ से I2 निकला, सभी डायरेक्शन में हमें करंट निकाल देना है, ठीक है। I3 निकला, यहाँ पे I4 निकला, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 0 होगा, ठीक है। मतलब एक पॉइंट से सभी दिशाओं में जाने वाले करंट का जो सम होता है ना वो 0 होता है।
शुद्ध हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ, ठीक है, शुद्ध हिंदी। समझ में आ गया ये? तो इसको हम लोग बोलते हैं केसीएल। अब आगे केसीएल यूज कैसे करते हैं वो हमारा अगला सेगमेंट होगा। अच्छा, एक और पॉइंट है भाई, इसे जंक्शन रूल भी बोलते हैं। दिस रूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंक्शन, ठीक है। इसको हम लोग जंक्शन रूल भी बोलते हैं क्योंकि हम लोग जंक्शन पर लगा रहे हैं, ठीक है। चलो जैसे एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं भाई। मान लो यहाँ पे हमने इस प्रकार से 3 रेजिस्टेंस ले लिए। कुछ पॉइंट तो मैं यहाँ पे भी आपको बताऊंगा। अच्छा चलो हेडिंग लिख लेते हैं, बिना हेडिंग के मजा नहीं आता है ना। हाउ टू अप्लाई KCL। तो KCL को कैसे हम अप्लाई करेंगे, वो एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट का हमने एक बैटरी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे 1 ओम और ये भी 1 ओम ले लेते, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम, मतलब 1 ओम के 3 रेजिस्टेंस है। ये हमारा क्या हो गया, ये जंक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन बोला गया है फाइंड, क्या करना है, फाइंड फर्स्ट पॉइंट, फाइंड पोटेंशियल ऑफ जंक्शन पॉइंट। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कि जंक्शन पॉइंट का पोटेंशियल बता दो, और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। जितने भी रजिस्टर लगे, 3 रजिस्टर लगे हैं 1 ओम के, तीनों से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग इसका करते हैं सोल्यूशन। तो हाउ टू अप्लाई में हम थोड़े स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करना है, पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। डिस्ट्रीब्यूट पोटेंशियल एट ईच पॉइंट एंड assume potential of junction point to be x, ठीक है। x वोल्ट का पोटेंशियल मान लेंगे जंक्शन पॉइंट का और डिस्ट्रीब्यूट कर देना पोटेंशियल। जैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना वो भी देखो। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये हमारी अच्छी सी प्यारी सी है बैटरी। तो बैटरी 10 वोल्ट की है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वापस से देख लो, डिस्ट्रीब्यूट करना पोटेंशियल प्रत्येक पॉइंट पर, और हमें पोटेंशियल मान लेना जंक्शन पॉइंट का एक्स। तो जंक्शन पॉइंट तो ये रहा, इसका पोटेंशियल एक्स बोल दें, ठीक है। अच्छा, बैटरी में पोटेंशियल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बैटरी का अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट है ना, तो इसका एक एंड को जिसका जो नेगेटिव पोलैरिटी है, लो पोटेंशियल एंड को 0 पे बोल दो, ठीक है, पोटेंशियल। तो जो हाई पोलैरिटी हो गया वो 10 पर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का है। क्लियर है। अब मेरा एक पॉइंट याद रखना, जिस पॉइंट का तुम्हें पोटेंशियल मालूम है, जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है ना, इसके आगे बढ़ते जाओ। अगर बीच रास्ते में कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, कैपेसिटर, रजिस्टर, बैटरी, कुछ भी नहीं मिलता है, सीधे तार मिलता है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। समझ गए क्या, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ से यहाँ गए, तो यहाँ पर का भी पोटेंशियल कितना होगा, 10। यहाँ से आगे बीच में कुछ नहीं मिला ना, पोटेंशियल 10। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मेरे को 10 मिल गया, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट का पोटेंशियल x है, अगर इसका 0 बोला तो इसका कितना, 0, ठीक है। इसका कितना, 0। तो मेरे को इस पॉइंट का भी पोटेंशियल मिल गया। तो यहाँ पे इसका मिल गया, जंक्शन पॉइंट का मिल गया, ठीक है। मतलब जितने भी रजिस्टर लगे हैं ना, उनके अक्रॉस में तुमको पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। मैंने क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूट करना पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे समझने की बात यह है, डिस्ट्रीब्यूट पोटेंशियल कहाँ करना है, अक्रॉस ईच रजिस्टर। प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्लियर है। मतलब 1 ओम के अक्रॉस बोले तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पता होना चाहिए,
फिर ये वाले 1 ओम के अक्रॉस इस पॉइंट का पता होना चाहिए, और फिर ये वाले 1 ओम के अक्रॉस इस पॉइंट का पता होना चाहिए पोटेंशियल। आई होप समझ में आ गया और हमें पता भी है। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे केसीएल। तो स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 2 क्या है? राइट वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। कौन से लॉ से? यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की मदद से प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालेंगे एंड एड ऑल दीज करंट्स। ठीक है भाई। अच्छा, हमने इधर I1 करंट मान लिया, इधर I2 करंट मान लिया और इधर I3 करंट मान लिया। तो एक पॉइंट से प्रत्येक डायरेक्शन में निकलने वाले करंट्स का सम कितना होता है? 0 होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट मैं ना बहुत बार यूज करूंगा। मैं I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 के तरीके से नहीं यूज करने वाला, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला पॉइंट यूज करूंगा। तो I1 लिखना है, तो I1 लिखना है अगर मेरे को, तो I1 करंट किधर जा रहा है? इधर जा रहा है ना। देखो, कोई भी करंट लिखना होगा ना, तो जिधर जा रहा होगा, जहां से जहां जा रहा होगा, तो जहां से वाले पॉइंट का पोटेंशियल पहले लिखेंगे। मतलब पहले लिखने का मतलब क्या है कि I बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए पहले किस पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे जहां से वो जा रहा होगा। तो जा कहां से रहा है? यहां से रहा है, तो यहाँ पे x माइनस जहां को जा रहा है वहां का पोटेंशियल लिख दो, x माइनस 10 अपॉन रेजिस्टेंस। यही तो है ओम्स लॉ। फिर ऐसे ही I2 लिखना है, ठीक है, तो I2 जहां से जा रहा है बोले तो x माइनस 0 अपॉन 1। ऐसे ही I3 लिख देना, x माइनस 0 अपॉन 1, इट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से क्या आ गया? x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ गया? दिस इज इक्वल्स टू 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x टू बी 10/3 वोल्ट। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, मतलब जंक्शन पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया? 10/3 वोल्ट। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या था? प्रत्येक रजिस्टर के थ्रू करंट निकालना था, मतलब I1 का वैल्यू निकालना, I2 का वैल्यू निकालना और I3 का वैल्यू निकालना है। यही तो क्वेश्चन है। ठीक है, तो I1 का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, यही तो है, x माइनस 10 अपॉन 1। तो x का वैल्यू है 10/3 माइनस 10 अपॉन 1। ठीक है, ऐसे ही I2 का वैल्यू क्या हो गया? x बोले तो 10/3 माइनस 0 अपॉन 1। ऐसे ही I3 का वैल्यू 10/3 माइनस 0 अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। It will come out to be minus 20/3 volt, sorry, ampere. It is current. ठीक है, this is 10/3 ampere and this is also 10/3 ampere. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे ये 3 करंट हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, करंट अगर नेगेटिव होता है तो उसका मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे एक पॉइंट रखना, इफ करंट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, then it means its direction is just opposite to the assumed direction. ठीक है, this can be taken as a node point, this can be considered as a node. okay, so इसको हम लोग एक नोड पॉइंट के तरीके से लिख सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो ये वाला करंट नेगेटिव आ गया, ये वाला माइनस 20/3। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हमने ये 1 ओम था हमारा, ऊपर वाली सर्किट की बात कर रहे हैं, ये 1 ओम था और ये 1 ओम था, है ना। तो यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में करंट माना था I1। तो I1 का वैल्यू तो 20/3 आ रहा है लेकिन नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा एरो था इसको हम थोड़ा बदल देंगे, 20/3 एम्पेयर ऐसे कर देंगे। मतलब वैल्यू सही आ रही है, डायरेक्शन जो हमने मानी थी ना उसका ऑपोजिट करना है। I2 I3 पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका मतलब सेम डायरेक्शन में जाएंगे जो हमने माना था, 10/3 एम्पेयर। ठीक है, 10/, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा KCL को कैसे लगाना है। ठीक है, अभी हम थोड़ा KVL को समझ लेते हैं, उसके बाद हम KCL और KVL के कॉम्बिनेशन पर क्वेश्चन करेंगे।
सो बच्चों हेडिंग लगा लो KVL, KVL, ठीक है। फुल फॉर्म क्या है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम, ये है KVL, ठीक है। देखिए हमारा जो KVL है वो बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर, तो लिख लेते हैं हम लोग, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझिए KVL को समझना अगर हम लोग चाहते हैं। हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा जो वर्क डन होता है ना इन अ क्लोज्ड लूप, इन अ क्लोज्ड लूप, वो कितना होता है जी? 0 होता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर। यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तो वो कैसा है जी? कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो इस वजह से अगर हम किसी सर्किट के अंदर, किसी लूप के अंदर, ठीक है, वर्क डन की बात करें क्लोज लूप के अंदर, तो वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर वर्क डन 0 है इसका मतलब कोई एनर्जी चेंज नहीं है, नो एनर्जी चेंज, कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा, और कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब है नो पोटेंशियल चेंज, कोई पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ही चेंज नहीं होगा टोटल, ठीक है। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 0 इक्वल्स टू 0। तो यही सिंपल सा रूल है। जैसे KVL में मान लीजिए एक सर्किट है हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पे एक बैटरी है जिसका EMF E है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R2, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट A है, ठीक है। हमने A पॉइंट से यहाँ पे छलांग लगा दी, मतलब ये पॉइंट B पहुंच गया, ठीक है। तो A से भी जब हम लोग गए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VAB, कहने का मतलब है A से B गए तो पोटेंशियल बढ़ा कि घटा? घटा। क्यों? क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस, तो हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ गए तो घट गया, ठीक है, घट गया। बात समझे क्या? घट गया। कितना घट गया? E से घट गया। तो अगर मैं बोलूं A से B तक जाने में, ठीक है, इसको हम लोग ना ऐसे ले लेते हैं, अभी समझ जाओ। हम लोग A से B तक गए हैं तो एक बार पोटेंशियल का चेंज आया कुछ ना कुछ, पहली बार डेल्टा V1 बोल रहा हूँ, तो उसको हम -E लिख रहे हैं। -E क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि घटा है, ठीक है। अब B से C गए और हमने मान लिया कि यहाँ पे भाई I1 करंट जा रहा है, ठीक है, ऐसा भी मान ले रहे हैं यहाँ पे I1 करंट जा रहा है, तो यही I1 करंट यहाँ पर भी चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम दूसरी बार कूदे हैं, मतलब B से C कूदे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल बढ़ा होगा या घटा होगा? तो एक चीज हमेशा याद रखना, व्हेन यू मूव, नोट पॉइंट है ये, इसको नोट करके लिख लेना, व्हेन यू मूव in the direction of current across any resistor, then potential always drops, ठीक है, पोटेंशियल हमेशा घटेगा। तो इसका मतलब है B से C हम करंट की दिशा में चल रहे हैं क्या? ऑब्वियसली है ना, करंट इसी दिशा में है, और हम लोग B से C कूद रहे हैं, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा? When you move in the direction of current, let's say this current is I across any resistor, let's say the resistance is R, then potential always drops by I into R. This is very important, ध्यान से समझो। क्या है कि अगर हम I करंट जा रहा है R1, जैसे यहाँ पे I1 करंट जा रहा है R1 रेजिस्टेंस में, ठीक है, और हम किधर मूव कर रहे हैं? करंट के डायरेक्शन में, तो हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ड्रॉप होगा मतलब -I1 R1, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ C पॉइंट ए रहा और यहाँ से, अच्छा ये पॉइंट अगर A है ना तो इसको भी हम लोग पॉइंट A बोलेंगे,
पॉइंट ए बोलने का मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा। अगर ये पॉइंट ए बोल दिया हमने, ये वाला भी पॉइंट हमारे लिए ए हो गया, ये सी बोल दिया तो ये भी सी हो गया, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। तो जब तक बीच में कुछ नहीं होगा तो पॉइंट को हम लोग सेम बोल सकते हैं। क्लियर है? चलो, सी से ए पहुंच गए तो हम लोग तीसरी बार पहुंच रहे हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहते हैं, डेल्टा V3 देखना चाहते हैं। तो सी से ए के बीच में रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस में हम लोग जो मूव कर रहे हो करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो होगा -I1 R2। ठीक है, तो अब वापस से हम लोग ए पॉइंट पहुंच गए, मतलब हमने लूप कंप्लीट कर लिया। लूप कंप्लीट कर लिया, अगर हम बोले टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो वो कितना होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि केवीएल है। तो केवीएल क्या बोलता है कि किसी लूप में अगर आप लूप को कंप्लीट कर रहे हैं तो जो टोटल सम होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -E। मैं भी बता रहा हूँ, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केवीएल को थोड़ा डिटेल्ड वे में लिख रहे हैं। ठीक है, सम ऑफ पोटेंशियल चेंज across all elements, ध्यान से सुनेंगे, सम ऑफ पोटेंशियल चेंज अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इन अ लूप will always be 0। वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट हैं इस लूप के अंदर उनके अक्रॉस, ठीक है, उनके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज को देखा है और उसका सम कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केवीएल बोलते हैं। ठीक है, जब मान लो यहाँ पे एक बैटरी है, ये E1 है, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये R1 है, यहाँ पे भी एक बैटरी लगा लेते हैं, ये E2 है, ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R2। समझे? तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये पॉइंट ए है, ठीक है, पहले हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया तो हम इधर गए तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है -E1, प्लस से माइनस जा रहे हैं ना तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, हम लोग करंट मान लेते हैं आई इधर चल रहा है, तो आई ही करंट इधर भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? -IR1 होगा फिर से। क्यों? क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक बार यहाँ से यहाँ कूद गए, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ बढ़े तो करंट की दिशा में चले तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। फिर से हम लोग यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं करंट की दिशा में जा रहे हैं, -IR2। ठीक है, अब जब हम यहाँ से यहाँ कूदेंगे तो देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस जाने का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्लस E2 कर देंगे और वापस से वहीं पहुंच गए। तो सॉरी, सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है, या सम ऑफ पोटेंशियल चेंज, यहाँ पे सम ऑफ पोटेंशियल चेंज अक्रॉस ऑल एलिमेंट इन अ लूप विल ऑलवेज बी 0। तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 0। क्लियर? तो ये हो गया हमारा केवीएल, बहुत सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे, केसीएल और केवीएल को कॉम्बिनेशन पर एक कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे पहले हम लोग थोड़ा और केवीएल लगाना सीख लेते हैं। तो एक सर्किट लेते हैं, जैसे मान लो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे 20 वोल्ट का हमने बैटरी लगा दिया, और यहाँ पे 20 ओम का एक रेजिस्टेंस है इस तरीके से, और यहाँ पे 10 ओम का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फाइंड क्या क्या करना है? फाइंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ये फाइंड आउट। ठीक है, तो प्रत्येक रजिस्टर से करंट निकालना है। ठीक, अच्छा, स्टेप्स कुछ फॉलो करने होंगे कि सीएल लगाने के लिए। पहला स्टेप ये है, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तुमको करंट, डिस्ट्रीब्यूट करंट इन लूप, पूरे लूप में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जैसे यहाँ पे ये सर्किट है, ठीक है, एक काम करते हैं, ये जो हमारी सर्किट है ना इसको कॉपी कर देते हैं और इसको हम लोग नीचे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा भाई है, ये है 10 ओम और ये है 20 ओम, सॉरी ये 20 वोल्ट बैटरी है।
तो ये हमारा 20 वोल्ट का एक बैटरी हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझने वाली बात फिर से यहाँ पे क्या है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है करंट लूप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, हमेशा एक ही बैटरी, जैसे यहाँ पे एक ही बैटरी है, लेकिन कभी कभी जब दो बैटरी होती है तो बच्चे क्या करते हैं, दोनों बैटरी से करंट निकालते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही बैटरी से हमेशा करंट निकालना है, ठीक है। अच्छा, कोई भी डायरेक्शन चुन सकते हो। मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसा समझते हैं बैटरी के अगर दो एंड है तो हमेशा करंट यहाँ से निकलेगा, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। कहीं से भी आप करंट निकालो, मैं हालांकि यहीं से निकाल रहा हूँ, आई करंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। आई करंट हमने निकाल दिया। अब देखो इसको दो रास्ते आगे मिल गए, एक तो ये मिल गया, एक ये मिल गया, ठीक है। तो ये बच जाएगा, यहाँ पे I1 करंट दे दो, ठीक है। और यहाँ पे कितना दे देना, अकॉर्डिंग टू KCL क्या होगा, जितना करंट आ रहा है उतना ही जाएगा। तो अगर I1 यहाँ चला गया, I में से I1 चला गया, तो बचा कितना, I माइनस I1, तो बचा हुआ करंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से I1 आ रहा है और यहाँ पे I माइनस I1, दोनों मिल जाएंगे और वापस से करंट कितना हो जाएगा, I। तो इस वाले ब्रांच में कितना जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस में I करंट जाएगा, ठीक है। और एक बात और याद रखना, बैटरी के एक एंड से जितना करंट निकलता है, दूसरे एंड पे उतना ही करंट रिसीव होता है हमेशा, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप पूरा कर लिया, मतलब करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी हमारे पास यहाँ पे दो लूप दिख रहे हैं आपको, दिस इज लूप नंबर 1, दिस इज लूप नंबर 2, ठीक है। तो हम लोग KVL लगाएंगे, KVL इन लूप नंबर 1। लूप नंबर 1 में KVL लगा दें, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग A पॉइंट बोल देते हैं और हम लोग इस डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। इस डायरेक्शन में घूमेंगे A पॉइंट से। तो A पॉइंट से पहले, A पॉइंट से आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन यही है और आप भी इधर ही मूव कर रहे हो, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा माइनस I विच इज I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ आए कुछ भी नहीं मिला, यहाँ से आए कुछ भी नहीं मिला, फिर आप यहाँ से यहाँ जाओगे, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पर पहुंचोगे वापस। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाओगे तो क्या होगा, करंट इधर मूव कर रहा है, आप इधर जा रहे हो, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा बल्कि पोटेंशियल इंक्रीज होगा, ठीक है। पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने एक नोट पॉइंट लिखा था ना, व्हेन यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और थोड़ा सा सही कर, इफ यू मूव against the direction of current, then potential rises by IR, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा अगर अगेंस्ट में मूव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब की अगेंस्ट में मूव कर रहे हो, करंट इधर आ रहा है, आप इधर जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस कर देना, ठीक है। कितना, IR ही करेंगे, करंट कितना है, I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 20, ठीक है। ये आ गया, हम A पॉइंट पे पहुंच गए, तो हमने इसे क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 10I1 प्लस 20I माइनस 20I1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 20I इज इक्वल्स टू 30I1। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई हमारी, पहली इक्वेशन KVL इन लूप नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, KVL इन लूप नंबर 2 लगाते हैं, KVL इन लूप नंबर 2, सिंपल। अब KVL इन लूप नंबर 2 कैसे लगाएंगे, हम लोग A पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं, इधर मूव करेंगे, ठीक है, इधर मूव करेंगे। तो A पॉइंट से इधर मूव कर गए, तो अब की क्या कर रहे हो आप, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो सबसे पहले माइनस 20 कर दें यहाँ पे, वेरी इजी। फिर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जा रहे हो, करंट ऐसे आ रहा है, तो अगेंस्ट है, तो यहाँ पे प्लस, ठीक है, I इंटू आर, आई कितना I और R कितना 10, तो यहाँ पे 10I हो गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ से फिर यहाँ जा रहे हो आप, यहाँ से लेके यहाँ जा रहे हो इस डायरेक्शन में, और करंट इस डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। करंट इधर कितना आ रहा है, I, ठीक है। तो अच्छा एक चीज है, रेजिस्टेंस ही नहीं है तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है, फालतू नहीं देख रहे थे हम। फिर यहाँ से फिर से यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वापस से भी तो पहुंचना है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएंगे। तो करंट अब की ऐसे आ रहा है और हम ऐसे जाएंगे, तो फिर से क्या होगा, प्लस प्लस, करंट कितना है, I माइनस I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, ये रेजिस्टेंस है 20 ओम, तो यहाँ पे इंटू 20 कर दे, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस 20 प्लस 10I
प्लस 20i माइनस 20i1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको ये आ गया 30i माइनस 20i1 इज इक्वल्स टू 20। अब लूप नंबर 1 में हमने एक इक्वेशन बनाई थी 20i इज इक्वल्स टू 30i1, ठीक है। तो 20i इज इक्वल्स टू 30i1, तो हम लोग क्या करते हैं i का वैल्यू रख देते हैं 3/2i1, ठीक है। i का वैल्यू रख देते हैं 3/2i1 माइनस 20i1 इज इक्वल्स टू 20, ये कट जाएगा 15, 45i1 माइनस 20i1 is equals to 20, that means यहाँ से 45 minus 20 which will be 25i1 is equals to 20, ठीक है। तो i1 का वैल्यू कितना आ गया 4/5 एम्पियर, ये हमारा i1 निकल गया, ठीक है। अब बस हम क्या करेंगे i निकाल लेंगे, i का वैल्यू तो ऑलरेडी निकाला हुआ है हमने, i is equals to 3/2i1, तो i is equals to 3/2i1, i1 is 4/5, so this will come out to be 6/5 एम्पियर, ठीक है। तो आई हमारा क्या आ गया 6/5 एम्पियर। तो हमने सारे करंट निकाल लिए। अभी सारे करंट तो नहीं निकले, देखो कैसे सारे करंट नहीं निकले, समझने की कोशिश करो। 10 ओम में यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आई 10 ओम कितना है, विच इज i1, और i1 तो हमने कितना फाइंड आउट किया, आई थिंक विच इज 4/5 ना, 4/5। तो यहाँ पे 10 ओम से कितना करंट पास कर रहा है 4/5 एम्पियर, ठीक है। फिर यहाँ पे 20 ओम से कितना करंट पास कर रहा है, यहाँ वाले ये वाले 20 ओम से, ठीक है। तो विच इज i माइनस i1, तो i कितना है 6/5 माइनस 4/5, दिस विल बी 2/5 एम्पियर। अच्छा, सारा पॉजिटिव जब तक आ रहा है इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन अज्यूम किया है ना वो डायरेक्शन सही है, ओके। अच्छा, यहाँ पे भी एक 10 ओम है, ठीक है। तो यहाँ वाले 10 ओम से कितना पास कर रहा है i, तो यहाँ पे एक ये i 10 ओम से कितना हो गया i मतलब कितना है 6/5, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आएगा केवीएल कैसे लगाते हैं, ठीक है। एक बात और है कि आप ना सेम प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व सेम प्रॉब्लम यूजिंग केसीएल एंड केवीएल both, but you have to choose, but you have to identify which is easier। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक ही प्रॉब्लम को केसीएल और केवीएल दोनों से करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कौन सा हमारे लिए आसान है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी तब के लिए आपको करना क्या है, केसीएल और केवीएल को बढ़िया से रिवाइज करना है। कोई भी डाउट हो ना, कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है, शर्माइए मत बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से, डाउट पूछने से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करिए।